Hello students, hope all are you doing well. Today I am going to continue the same topic, that is scientific techniques. Under the scientific techniques, one topic is left out, that is differential piece rate system or differential wage rate system or piece wage system भी हम बोल सकते हैं. Okay. So what is the meaning of differential piece wage system? So differential piece wage, that is Taylor suggested that every organization has to adopt the differential piece wage system. So what is the differential piece wage system? Here Taylor emphasizes that the wages should be paid for the employees in different rate. Okay, so different rate में अगर हम wages को pay करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या क्या changes आ सकता है, ये हम देखेंगे. So in this differential piece wage system, if we paid different wages to the efficient workers and inefficient worker, then automatically if efficient workers has paid more amount, then automatically they will remain efficient. Okay, समझ में आ रहा है. So efficient person and inefficient person इनको differentiate करेंगे. डिफ्रेंशिएट करके अकॉर्डिंग टू देयर वर्क अगर हम पेमेंट देना शुरू करेंगे, वेजेस देना शुरू करेंगे, सो क्या हो सकता है, द पर्सन दोज हु आर एफिशिएंट, वो पर्सन रिमेन एफिशिएंट ही रहेंगे. दैट मीन्स उनको जैसा हम वेजेस इंक्रीज करके देंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी मोटिवेटेड एंड मोटिवेट होकर उनका पेमेंट क्या इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा या ऐसा ही रहेगा और इंक्रीज करेंगे. ओके, इन केस इनएफिशिएंट पर्सन, इसमें क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में इनएफिशिएंट वर्कर को कम पेमेंट देंगे, एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पेमेंट देना होगा. सो इनएफिशिएंट वर्कर को जहाँ पे हम कम पेमेंट देंगे ऑटोमेटिकली उनको क्या होगा, वो भी मोटिवेट होंगे. कैसा मोटिवेट होंगे कि अगर वो ज़्यादा वर्क करेंगे या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वो देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी एफिशिएंट हो जाएंगे एंड उनका भी क्या होगा, पेमेंट इंक्रीज हो जाएगा. सो ये कॉन्सेप्ट को लेकर ही टेलर ये सजेस्ट किए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडॉप्ट द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. सो यहाँ पे हम देखे हैं कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो एफिशिएंट वर्कर्स जो है वो रिमेन एफिशिएंट रहेंगे. इनएफिशिएंट वर्कर क्या हो सकते हैं, मोटिवेटेड द इनएफिशिएंट वर्कर एंड दे वांट टू बिकम ए एफिशिएंट वर्कर. ओके, देन अदर थिंग इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन. अब यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो भी होगा, ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स. यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ यूनिट्स को लेके वेजेस देंगे. सो इफ वी अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ पेमेंट रिगार्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, सो ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ सकता है. ओके, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बनेगा. देन एक्स्ट्रा वेजेस जब हम एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे, सो इट विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो यहाँ पे जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज मोटिवेटर, दिस टेक्निक इज गुड मोटिवेटर. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. ओके, हम ये टेक्निक अडॉप्ट करते हैं तो भी कैसा अडॉप्ट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों को कैटेगराइज करना है, एफिशिएंट वर्कर, इनएफिशिएंट वर्कर कैटेगराइज करना है. ऑलरेडी हम टाइम स्टडी में देखे थे कि एफिशिएंट वर्कर एंड इनएफिशिएंट वर्कर को कैसा कैटेगराइज करना है. ओके, नाउ एफिशिएंट वर्कर इनएफिशिएंट वर्कर को कैटेगराइज कर चुके हैं, देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट द वेजेस. ओके, सो पहले हम लोगों को यहाँ पे वी हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड प्राइस. ओके, यूनिट पर प्राइस पर यूनिट हम लोगों को सेट करना होगा. ओके, ये सेट करने के बाद हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड रेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड टारगेट. ओके, स्टैंडर्ड टारगेट फॉर प्रोडक्शन इज 10 यूनिट. ओके, 10 यूनिट पर डे. Okay, standard target is they have to produce 10 units per day. Okay, then next हम देखेंगे standard rate. Okay, standard rate. Okay, standard rate will be 50 rupees 50 per unit. Okay, this is the target fixed by the organization. A person or an employee has to produce 10 unit per day and the rate of the per unit is 50 rupees per day. यहाँ पे हम ये देखेंगे, if any person that is gives more production, a number of unit increase होगा तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. That is higher standard rate. हाइयर स्टैंडर्ड रेट आपका 60 रुपीज़ 60 पर यूनिट. अगर
कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉई स्टैंडर्ड टारगेट से ज़्यादा आपको प्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली द रेट विल बी डिफरेंट. हायर रेट क्या होगा 60 पर यूनिट. एंड द सेम टाइम इन केस एनी पर्सन जो है लोएस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोएस्ट स्टैंडर्ड रेट, दिस लोएस्ट रेट विल बी ₹40 पर यूनिट. ओके. सो नाउ हम देखेंगे ये कैसा एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल ए इज देयर एंड एम्प्लॉय बी इज देयर एंड एम्प्लॉय सी इज देयर. ओके. सो एम्प्लॉय ए प्रोड्यूस्ड 12 यूनिट पर डे and B produced 10 units per day and C produced 8 units per day. Okay. So A produced 12 units per day, B produced 10 units per day and C produced 8 units per day. What is the wages? Okay, if A produced 12 units, that is more than the standard target. So what is the standard target? 10 units per day. So A produced more than the standard target. So 12 into 60, right? क्या होगा? अगर हाईएस्ट रहेगा, दैट इज प्रोडक्शन जो है स्टैंडर्ड टारगेट से हाईएस्ट रहेगा, तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा? हाईएस्ट रेट देंगे. सो हाईएस्ट रेट इज 60 रुपीज. ओके. देन नेक्स्ट बी, दैट इज एवरेज वर्कर प्रोड्यूस्ड 10 यूनिट्स. सो एवरेज दैट इज स्टैंडर्ड टारगेट इज 10 एंड देन स्टैंडर्ड टारगेट के हिसाब से 10 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका? 50 रुपीज. स्टैंडर्ड रेट विल बी 50 रुपीज. ओके. देन सी प्रोड्यूस्ड 8 यूनिट्स. सो सी प्रोड्यूस्ड 8 यूनिट्स लोअर देन द स्टैंडर्ड टारगेट. आपका स्टैंडर्ड टारगेट कितना है? 10 यूनिट्स पर डे. बट सी प्रोड्यूस्ड 8 यूनिट्स पर डे. इफ सी प्रोड्यूस्ड 8 यूनिट पर डे, then automatically the payment will be how much? ₹40 per unit. So here it is 40, that is ₹40. Okay. So next यहाँ पे हम देखेंगे, here it is 720. Okay. Total wages is 720. Here it is 500 and here it is 320. Is it clear? So 12 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़. सो आपको कितना मिलेगा टोटल? 720 रुपीज़. 10 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे एट द रेट ऑफ 50, इट विल बी 500 पर डे. Then 8 units are produced करेंगे, then automatically it will be 320 rupees. So this is the differential wage system. So here automatically the person who receive 320 rupees, he will be motivated that if I will give more production, then automatically I will also earn more. Okay. So ऐसा वो मोटिवेट होकर क्या करेंगे? He will try to produce more. So ये जो है डिफरेंशिएशन हम लाएंगे तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो सकता है एंड एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होके क्या कर सकते हैं? अपने आप को मोटिवेट करके ज़्यादा अर्न करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा दे सकते हैं. सो टेलर यही एम्फोसिस किए हैं कि अगर हम इस तरह डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉई को हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं. मोटिवेट करके प्रोडक्शन को हम ज़्यादा कर सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ओके. नाउ हम यहाँ पे अब साइंटिफिक टेक्निक्स ओवर, लाइक हम साइंटिफिक टेक्निक्स क्या क्या साइंटिफिक टेक्निक्स देखे थे? फर्स्ट फोरमैन देखे थे, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप देखे. सेकेंड वन इज सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइज देखे, स्टैंडर्डाइजेशन. देन थर्ड वन इज आप वर्क स्टडी देखे थे. वर्क स्टडी में मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी देखे थे. देन फैटिग स्टडी देखे थे. देन मेंटल रिवॉल्यूशन देखे. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक इज डिफरेंशियल piece wage system. Okay. Now so this is the scientific techniques given by the F.W. Taylor. Okay. Now हम देखते हैं कि यही टेक्निक्स अभी भी चल रहा है या न्यू टेक्निक्स आर एडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन nowadays, ये हम देखते हैं. सो दिस इज द मॉडर्न एरा, इजंट इट? सो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न टाइम है. सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारा आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इज देयर एनी न्यू टेक्निक्स लाइक साइंटिफिक टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जैसा कोई न्यू टेक्निक्स है जो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं? ये हम देखेंगे. ओके. अंडर द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स देयर इज लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इज देयर, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, Kaizen, Six Sigma techniques and operation research. Okay. So under the lean manufacturing techniques, what is the lean manufacturing techniques? Lean manufacturing techniques, it focuses on reducing the
7 wastages. Okay, it focuses on reducing the 7 wastages of overproduction. Okay, so what is the 7 wastages of overproduction? यहाँ पर वेस्टेजेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो भी वेस्टेजेस हो रहा है उसको रिड्यूस करने का एक टेक्निक अडॉप्ट करें हैं. ओके, व्हाट इज द 7 वेस्टेजेस? लाइक ओवर प्रोडक्शन में वेस्टेजेस क्या क्या होगा? वेटिंग टाइम. ओके, वेटिंग टाइम हो सकता है. ट्रांसपोर्टेशन, is there, motion is there, transportation, motion, manufacturing process, inventory, scrap. Okay, waiting time, transportation, processing, that is. So these are all the 7 wastages. Okay, so this wastages, the organization want to reduce these wastages. जब हम ओवर प्रोडक्शन करेंगे डेफिनेटली वेटिंग टाइम, दैट इज टाइम वेस्ट होगा. हम लोगों को जितना प्रोडक्शन होगा वी हैव टू वेट टिल द प्रोडक्शन कंप्लीटेड. सो तब हम लोगों को क्या होगा? यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा. देन ट्रांसपोर्टेशन, जितना हम प्रोडक्शन देंगे उतना ही हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा. देन मोशन, सो जितना प्रोडक्शन हम देंगे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, उतना ही अकॉर्डिंग टू द इन्वेंट्री, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट हम लोगों का मूवमेंट होगा. सो भी वेस्टेज है. देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जितना हम प्रोडक्शन ज़्यादा देंगे उतना ही हम लोगों का क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा. देन इन्वेंट्री हमारे पास रहेगा क्योंकि डिमांड जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट सप्लाई होगा. सो मोर देन डिमांड अगर हम प्रोड्यूस करते हैं देन ऑटोमेटिकली वहाँ पे इन्वेंट्री रह जाएगा. स्क्रैप ज़्यादा होगा आपका, स्क्रैप रेजिडुअल या स्क्रैप जो है ज़्यादा होने का चांसेस आर देयर. देन प्रोसेसिंग, अदर प्रोसेसिंग जो भी होगा मैन्युफैक्चरिंग का या अदर प्रोसेसिंग जो भी होगा वो सारा प्रोसेसिंग, ये सभी क्या होगा? इस सभी में हम लोगों का वेस्टेजेस ज़्यादा होगा. सो लीन मैन्युफैक्चरिंग में ये वेस्टेजेस को अवॉइड करने का एक टेक्निक्स, एक टूल्स जो है हम लोग अडॉप्ट किए हैं. थ्रू दिस वो क्या चाहते हैं कि प्रोडक्शन जो है जितना चाहते हैं उतना ही प्रोडक्शन देंगे, उतना ही हम ऑन करेंगे. ओके, सो दिस is the lean manufacturing technique. Then what is just in time manufacturing? Just in time manufacturing is also like the lean manufacturing. Just in time manufacturing में ये क्या चाहते हैं? Like they don't want to produce excess. They don't want to produce excess. They just want to produce what is the demand. According to the demand ही वो क्या करना चाहते हैं? प्रोड्यूस करना चाहते हैं. फ्यूचर के लिए वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहते. That is just in time manufacturing. अब ये टाइम में कितना उन लोगों को चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट ही वो क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्शन करना चाहते हैं. ये जस्ट इन टाइम का प्राइमरी पर्पस यही होगा टू एलिमिनेट द वेस्टेजेस. क्या है? दैट इज जो भी वेस्टेजेस है कम फ्रॉम द ओवर प्रोडक्शन. क्योंकि हम एक्सेस प्रोडक्शन देंगे उसके वजह से जितना भी वेस्टेजेस होगा वो वेस्टेजेस को एलिमिनेट करने के लिए ही जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग भी है. सो दिस इज सो जस्ट लाइक अ लीन मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज काइजन मैन्युफैक्चरिंग. काइजन मैन्युफैक्चरिंग it focuses like Kaizen manufacturing focuses on the better changes in the better. Like Kaizen means Japanese word, it is change to the better. Okay, so change for better. So here daily activity जो होगा, so daily activity which eliminates the unwanted things. Okay, difficult task जो भी होगा, unwanted things जो भी होगा, वो सभी को जो क्या करना चाहते हैं इन लोग? eliminate करना चाहते हैं. So Kaizen technique आपको ये बता रहा है कि हम जितना भी होगा वी हैव टू चेंज फॉर द बेटर. क्या करना चाहिए? चेंज फॉर द बेटर. फॉर उसके लिए डेली एक्टिविटीज़, कैसा नहीं कि हम वेट करते रहेंगे. डेली एक्टिविटीज़ में जो भी एरर्स हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो एरर्स को वहीं पर एलिमिनेट करके नेक्स्ट बेटर जो होगा वो हम लोगों को अडॉप्ट करना होगा बाय वे ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड. सो दैट इज काइजन मेथड. The next is Six Sigma method. Six Sigma here improving the efficiency. What Six Sigma is? What it is? Improving the efficiency, reducing quality variation. So improving the efficiency. How it improving the efficiency? Under the Six Sigma methods, it is a tool. What it is? A
tool, with the help of this tool, the organization want to improve the efficiency of the organization. How will it improve its efficiency? It improves its efficiency by reducing the quality variations. जहाँ पे हम quality variations दे रहे हैं, ये quality variations को अगर हम reduce करेंगे, then automatically क्या कर सकते हैं, हम अपना efficiency को improve कर सकते हैं. And with this method, they want to identify the root cause. What they want to identify? They want to identify the root cause of the errors. So ये method में root cause क्या है, errors क्यों हो रहा है, what is the root cause of errors, इसको find out करके वो क्या करना चाहते हैं, वहाँ पर eliminate कर देते हैं. So this is the Six Sigma method. Okay. The next is operation research. Operation research is nothing but this operation research was developed during the Second World War. Okay, so यहाँ पे क्या है कि this is also to optimize the deployment of war. ये जो है at the time of war हम लोग इंडस्ट्रीज को या इकोनॉमी को कैसा इम्प्रूव करना है, उसके लिए ये यहाँ पे किए थे, ये टेक्निक्स ये अडॉप्ट किए थे. That is operation research. Nowadays every organization want to use this lean manufacturing, just in time manufacturing, Kaizen method and Six Sigma method. So this is the modern scientific techniques. Okay, समझ में आया बच्चों आपको the modern scientific techniques? Okay, now we will move on to the next topic. Okay, next we move on to the differentiation between F.W. Taylor and Fayol. Okay, so F.W. Taylor and Fayol both are given principles of management. Okay, principles, one is given principles of management, another one is developed scientific management. Okay, so यहाँ पे हम देखेंगे scientific management and principles of management, इन दोनों को जो है ये जो principles है इसमें क्या differentiation है. Okay, so differentiation between और comparison करते हैं, that is Fayol versus F.W. Taylor. Okay, Fayol versus F.W. Taylor. Okay, now हम देखते हैं यहाँ पे F.W. Taylor Fayol का फर्स्ट जो है कंपैरिजन हम लेवल पे करते हैं, लेवल से बेसिस ऑफ कंपैरिजन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं. ओके, सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, Fayol कंट्रीब्यूटेड, जो भी प्रिंसिपल्स Fayol कंट्रीब्यूट किए हैं, दिस प्रिंसिपल इज फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके, सो Fayol का जो भी प्रिंसिपल है वो कहाँ पे यूज होगा, मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट में यूज होगा. ओके, समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट लेवल के लिए Fayol जो भी प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं दैट इज फॉर द मैनेजमेंट लेवल. ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए. एंड F.W. Taylor जो भी साइंटिफिक मेथड्स और साइंटिफिक टेक्निक्स जो भी दिए गए हैं दैट इज फॉर लोअर लेवल. ओके, लोअर लेवल मैनेजमेंट और द वर्कर लेवल. ओके, ये हम बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है यहाँ पे, द बेसिस मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज बेसिस इन द सेंस हाउ दे डिराइव्ड दीज प्रिंसिपल्स और दे डिराइव्ड दीज टेक्निक्स. सो हियर the basis of the Fayol's principle is on the basis of personal experience, on the basis of personal experience. Okay, here by way of experiment, क्या है यहाँ पे, experimental way में हम लोग एक्सपेरिमेंटल वे. ओके, सो F.W. टेलर जो है जो भी प्रिंसिपल्स हम लोगों को दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी डिराइव किए हैं दैट इज बाय वे ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ही डिराइव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. F.W. दैट इज Fayol and F.W. टेलर डिराइव्ड द प्रिंसिपल और डेवलप्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय वे ऑफ एक्सपेरिमेंटल वे और एक्सपेरिमेंटल मेथड. ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी मीन्स कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं या कहाँ तक का ये अप्लाई होगा. तो Fayol का जो भी टेक्निक्स और Fayol का जो भी प्रिंसिपल्स है दिस विल यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ओके, यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ओके,
समझ में आ रहा है? फयाल का प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ऑलरेडी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखे थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अप्लाइड यूनिवर्सली, कहीं पर भी वो क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एफडब्ल्यू टेलर द साइंटिफिक मैनेजमेंट जो भी होगा सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह पे हम इसको नहीं कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सिचुएशन या स्पेशल सिचुएशन के हिसाब से ही हम जहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर ही हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट जो है हम देखते हैं पर्सनालिटी। एफडब्ल्यू टेलर का पर्सनालिटी क्या है? ही इज अ प्रैक्टिशनर, he is a practitioner and he is a scientist. Okay, then what is the status? इनका status क्या है? Status here F.W. Taylor is father of management studies, and he is father of scientific management studies. Okay, समझ में आ रहा है? Okay, so once again I am repeating, फयाल वर्सेस टेलर का हम देखते हैं डिफरेंशिएशन लेवल, दैट इज लेवल्स जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए है फयाल का कंट्रीब्यूशन, एंड एफडब्ल्यू का कंट्रीब्यूशन लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए है। एंड बेसिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, फयाल डेवलप्ड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, and F.W. Taylor developed all the scientific management or scientific techniques on the basis of experimental way. Okay, the next applicability, फयाल का contribution जो भी है that is applicable, universally applicable, एंड F.W. टेलर का स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन पर्सनालिटी, फयाल इज प्रैक्टिशनर एंड F.W. टेलर इज साइंटिस्ट। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस। स्टेटस में हम देखते हैं फयाल इज साइंटिफिक, दैट इज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एंड F.W. टेलर इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडीज और साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडीज। ओके, clear? Okay, with this we completed the second unit, that is principles of management. Let us discuss some questions. Okay, okay students, now we will discuss some questions which we will expect in the examination. Okay, so number 1, in a company there are 4 departments for finance, marketing, production and human resource development. Identify the principle of management used in this company. Got it? In a company there are 4 departments for finance, marketing, production and human resource development. Identify the principle of management used in this company. समझ में आ रहा है? कंपनी में क्या है, different departments are there. So when the department is divided, when the work is divided, so what is the principle here? The principle used here, yes, division of work. Okay, very good. Okay, we move on to the next question. Which principle of management is violated in the following situation? So here some situations is given, you have to find out the principles which is violated here. Okay, so number 1, when a worker receives order from more than one boss. When a worker receives order from more than one boss. समझ में आया क्वेश्चन? आंसर समझ में आ गया आपको? आंसर क्या आएगा? यस, द ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। समझ में आ रहा है ना? यूनिटी ऑफ कमांड में हम लोग क्या बोले थे? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स अ पर्सन और अ वर्कर मस्ट रिसीव कमांड फ्रॉम ओनली वन बॉस। सो हियर आपको क्वेश्चन ये था, व्हेन अ वर्कर रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, सो हियर विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। Very good. Okay, next question. When the employee is given responsibility to achieve target production of 500 units with no authority to access over raw materials. When the employee is given responsibility to achieve the target of production of 500 units with no authority to access over
रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एम्प्लॉई हैज़ टू प्रोड्यूस 500 यूनिट, दैट इज द टारगेट इज ही हैज़ टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स, but when the employee is given responsibility, at the same time the employee has to be given authorities also. Okay, so authority देने से ही हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन दे सकते हैं। सो हियर विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड? यस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वायलेटेड। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम ये देखे थे कि जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, मैचिंग अथॉरिटी मस्ट बी गिवन। सो मैचिंग अथॉरिटी रहने से ही हम क्या कर सकते हैं, टास्क को हम परफेक्ट टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। सो हियर विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड responsibility. Okay, third one, when worker is wasting time in search of toolbox in the organization. When a worker is wasting time in search of toolbox in the organization. So ये भी हम देखे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है यहाँ पे? यस, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को यहाँ पे वायलेट किया है, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर में ये देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स द मैन एंड मटेरियल वॉट एवर इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी केप्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। सो पर्टिकुलर प्लेस में रखना चाहिए एंड वो जो भी होगा वो सभी वर्कर्स को पता रहना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, यहाँ पे टाइम वेस्टेज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हियर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज violated. Okay, then next is when a manager grants 1 month medical leave to a supervisor with pay and only 1 week medical leave to accountant. When a manager grants 1 month medical leave to a supervisor with pay and only 1 week medical leave to accountant. समझ में आ रहा है? मैनेजर जो है सुपरवाइज़र को 1 मंथ का मेडिकल लीव दे रहे हैं विथ पेमेंट के साथ में, एंड सुपरवाइज़र को वो क्या कर रहे हैं, ओनली 1 वीक का लीव दे रहे हैं। सो मेडिकल लीव दे रहे हैं। ओके, सो विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड हियर? विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड हियर? यस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वायलेटेड हियर। ओके, समझ में आ रहा है? इसी तरह का आपको घर में प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चंस जो है आप ईच एंड एवरी प्रिंसिपल्स को थरोली पढ़ेंगे एंड समझकर पढ़ेंगे, एंड प्रिंसिपल का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट ये अगर पढ़ के रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वायलेट करने से, वायलेट करना इन द सेंस वी आर नॉट यूजिंग द प्रिंसिपल और द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अप्लाइंग द प्रिंसिपल। सो वायलेट करने से क्या रिजल्ट होगा या वो प्रिंसिपल को अप्लाई करने से क्या रिजल्ट होगा, ये अगर आप क्लियर रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट में अगर आप क्लियर रहेंगे, देन ऑटोमेटिकली यू कैन गिव आंसर इजीली। ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। टेलर्स टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, डू यू अग्री? गिव रीजंस। ओके, टेलर्स टेक्निक्स आर of management are universally applicable, do you agree? Give reasons. नाउ जस्ट हम प्रीवियस क्लास एंड अभी का क्लास में ही देखे थे, टेलर्स का टेक्निक्स हम लोग देखे थे, डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग देखे थे। whether these techniques are universally applicable, if your answer is yes, then give reason, नहीं है तो भी आपको reason देना होगा। okay, so whatever it is, if yes you have to give reason, if no you have to give reason. So अब हम यस से ही शुरू करते हैं। यस, आई एग्री दैट टेलर्स टेक्निक्स, वॉट एवर द टेलर इज गिवन द टेक्निक्स दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ओके, सो कैसा कौन कौन सा टेक्निक्स है जो हम यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर सकते हैं? हियर मोशन स्टडी इज देयर, टाइम स्टडी इज देयर, फैटिग स्टडी इज देयर, मेंटल रिवॉल्यूशन इज देयर। ये सभी टेक्निक्स को हम क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। इज़न्ट इट क्लियर? क्या क्या टेक्निक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं? मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, मेंटल रिवॉल्यूशन, फैटिग स्टडी, ये सभी जो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स को हम क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन, ये सारा टेक्निक्स को हम क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो अवर आंसर इज इस। इफ अवर आंसर इज नो, हम नहीं बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, देन व्हाट इज द रीजन? सो यहाँ पे सम टेक्निक्स हम छोड़ दिए हैं। समझ में आ रहा है आपको? सम टेक्निक्स इज लेफ्ट आउट। व्हाट आर ऑल द टेक्निक्स? नंबर 1 इज फंक्शनल फोरमैनशिप। हम फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़े थे और फंक्शनल फोरमैनशिप को यहाँ पे हम नहीं लाए।
सो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बोल रहे हैं? फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ये सजेस्ट कर रहे हैं दैट minimum 8 boss must be there, so workers must receive orders from 8 boss to complete their task. Okay, so लेकिन principles of management given by Fayol क्या बोल रहे हैं? Fayol said that a worker must receive order from only one boss. Okay, but functional foremanship आपको ये बता रहा है, functional foremanship suggested that a person must receive command from minimum 8 persons. So ये मैच नहीं हो रहा है. So where in an organization, if the organization applies principle of unity of command, then वहाँ पे functional foremanship हम यूज़ नहीं कर सकते. वैसे ही differential piece rate system इन केस इफ़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी को अगर हम अप्लाई करते हैं तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या कर रहा है? एम्प्लॉयज़ को डिफरेंशिएट कर रहा है एंड वेजेस को भी डिफरेंशिएट करके दे रहे हैं, बट इन केस ऑफ इक्विटी एम्प्लॉयज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. सो एम्प्लॉयज़ को डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए. सो यहाँ पर जहाँ हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ दैट इज़ इक्विटी को हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम डिफरेंशियल पेस रेट सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते. एंड थर्ड वन इज सिंप्लीफिकेशन, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफिकेशन भी हम हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं. In case if any organization wants varieties, they want to product more varieties, they want to produce more varieties and more line of product, and on that situation हम simplification को use नहीं कर सकते. So this is the thing. हम अगर S बोलते हैं तो हम लोगों को ये बताना होगा what are all the techniques which is used ना, और नहीं no अगर आंसर देते हैं what are the techniques we can't use. Okay, so this is the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, समझ में आया बच्चों? सो ऐसा ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए घर में. बहुत सारा क्वेश्चंस इसी तरह क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे. कैसा भी क्वेश्चन आने से आप क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया है. ये पूरा चैप्टर आप एंजॉय किए, समझ में आ गया है. नेक्स्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन टेक केयर. थैंक यू.